दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 मई, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार हर घर नल का जल पहुंचाने के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ताज़ा आंकड़ा बता रहा है कि बिहार के 98.11% घरों में नल के जरिए पेयजल की आपूर्ति हो रही है। 2 महीने पहले तक ये 95% था। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने कहा है कि हम 100% लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। जहाँ कहीं किसी घर में कनेक्शन नहीं लगा होगा तो फिर ऐसा स्थानीय कारणों से होता होगा। जल्द ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को 100% उपलब्ध का आंकड़ा दे दिया जाएगा। बिहार में हर घर नल का जल पहुंचाने में पेयजल की निजी स्रोतों का भी हाथ है। जब बिहार के 1,72,20,485 घरों में यह सुविधा उपलब्ध है। इनमें करीब 35,000 गृह स्वामी अपने साधनों से पेयजल हासिल कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। यह गरीबों के लिए घर बनाने की योजना में भले ही लाभुकों का घर ठीक से नहीं बने, लेकिन योजना को चलाने वाले और उस पर निगरानी रखने वालों के घर जरूर बनते जा रहे हैं। शायद ही कोई जिला होगा जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों से पैसे लिए जाने का मामला सामने नहीं आता हो। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय से सामने आया है, जहाँ पीएम आवास की राशि उपलब्ध कराने को लेकर के आवास सहायक द्वारा लाभुक से पैसे की डिमांड की गई है। आवास सहायक के पैसे मांगने का वीडियो भी सामने आया है, जो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बेगूसराय जिला के बखरी थाना क्षेत्र की बहुआरा पंचायत के वार्ड नंबर 6 का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में सूची में नाम जोड़ने के नाम पर आवास का सहायक के द्वारा लाभुक से 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई है। 30,000 की मांग पर लाभुक ने 15,000 रुपये एडवांस दिए, लेकिन इस दौरान लाभुक के घर की एक महिला ने ही रुपए लेते हुए वीडियो बना लिया। इस बात का पता इस तरीके से लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इंदिरा आवास सहायक रंजित सहनी के द्वारा घूस लिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी कोर वोटरों को बेबस वोटर समझ बैठी थी। जब बेबस इसलिए क्योंकि भाजपा ये मानकर चल रही थी कि कोर वोटर आखिर जाएगा कहां। बीजेपी नेतृत्व पुरानी बातों को याद करा करके कोर वोटरों को अपने साथ जोड़े रखती आई है। अब तक भाजपा का ये हथियार कारगर साबित हुआ है, लेकिन अब ये औजार धीरे धीरे भोथरा होते जा रहे हैं। जब बीजेपी की नीति और दल के अंदर अपनी ही उपेक्षा से भूमिहार ब्राह्मण समाज की वोटर, जिसे कोर वोटर कहा जाता है, उनमें काफी गुस्सा पनप रहा है। ऐसा नहीं है कि ये नाराजगी कोई एक दिन की है, बल्कि 2019 लोकसभा चुनाव के समय से ही असंतोष पनपना शुरू हुआ। जब 2020 में भाजपा ने नाराज भूमिहार वोटरों को लालू राबड़ी राज का भय दिखाकर के वोट साधने की कोशिश की थी। इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली और कुछ असफलता भी। अब लग रहा है कि भाजपा के लिए इस वर्ग के वोटरों को बेबस वोटर समझना महंगा साबित हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस समाज को साधने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि अगर आप हमारे साथ आ गए तो फिर हमें हराने वाला कोई नहीं होगा। यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस आह्वान से भाजपा नेतृत्व टेंशन में है। जहां प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर से पुरानी बातों को याद कराया है। जब भूमिहार वोटरों का भाजपा से नाराजगी और आरजेडी से निकटता विधान परिषद चुनाव के समय से ही दिखनी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव ने इस समाज से आने वाले 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जहां इनमें से 3 कैंडिडेट चुनाव भी जीत गए। इसके बाद विधान परिषद की बोहचा सीट पर हुए उपचुनाव में भी भूमिहार वोटरों की नाराजगी भाजपा कैंडिडेट की हार की एक वजह बनी। कोर वोटरों की नाराजगी की वजह से आरजेडी ने बोहचा के रण में भाजपा कैंडिडेट को करारी शिकस्त दे दिया। अब तेजस्वी यादव एक कदम आगे बढ़े हैं। पटना में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर भूमिहार यादव साथ आ गए तो फिर हमें हराने वाला कोई नहीं होगा। जहां बापू सभागार में आयोजित परशुराम जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेला है और अपने पिता की गलती को सुधारने का ऐलान किया है। जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि गलती हर किसी से होती है, हर इंसान से होती है, उस गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम आपके साथ हाथ बनाने आए हैं, आपका यकीन जीतने आए हैं। मेरे पर भरोसा कीजिए, कभी आपका यकीन नहीं तोड़ूंगा। अगर हम सब साथ मिल जाए तो फिर हमें हराने वाला कोई नहीं होगा। हम मिलकर के नया बिहार बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले भूमिहार समाज से माफी मांगी है और हाथ आगे बढ़ाया है। बीजेपी ने इस वर्ग के लोगों को फिर से पुरानी बातों को याद कराई है। दिल्ली में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि लालू राबड़ी राज में जहानाबाद में जेल ब्रेक कांड हुआ था, ये सब
इन लोगों के इशारे पर हुआ था। तब जेल ब्रेक करके इस समाज के कैदियों की चुन चुन करके हत्या की गई है। इस समाज के लोग पुरानी बातों को भूले नहीं हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कुछ दिन पहले सीवान में ट्रेन के लोको पायलट द्वारा गाड़ी खड़ी करके चाय पीने जाने का मामला सामने आया था, जिस पर ड्राइवर के खिलाफ रेलवे ने कार्रवाई की। अब एक बार फिर से बिहार में ऐसा ही घटना दोहरा दी गई है। यहाँ एक पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर स्टेशन पर खड़ी गाड़ी पर शराब पीने के लिए चला गया, जिसके कारण ट्रेन 1 घंटे से ज्यादा समय तक स्टेशन पर खड़ी रही। ट्रेन के यात्रियों ने इस दौरान जम करके हंगामा मचाया। मामला बिहार के समस्तीपुर जिले से जुड़ा हुआ है, जहाँ के हसनपुर रेलवे स्टेशन में उस समय अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब ट्रेन को खड़ी करके उसका चालक यानी कि उसका ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर शराब पीने के लिए बाजार निकल गया और नशे की हालात में बाजार में जमकर हंगामा किया। इधर ट्रेन खड़ी है पैसेंजर के साथ। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर जीआरपी मौके पर पहुंची और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेन ड्राइवर के नशे में धुत होने के बाद समस्या यह थी कि ट्रेन लेकर कौन जाएगा, क्योंकि ट्रेन में पैसेंजर बैठी है। ऐसे में किस्मत की बात थी कि ट्रेन में सहरसा के लोको पायलट ऋषि राज कुमार भी सफर कर रहे थे। स्टेशन मास्टर मनोज कुमार चौधरी ने आग्रह करके सहरसा जाने का मेमो दिया। इसके बाद ट्रेन शाम के 6:47 पर सहरसा के लिए रवाना हुई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के सड़क और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्र सड़क निधि से बिहार में 15 ROB बनाए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इसके निर्माण के लिए केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना के तहत कई जिलों में अवस्थित अलग अलग 15 महत्वपूर्ण स्थलों पर लेवल क्रॉसिंग के बदले ROB बनाए जाने से जुड़े प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। इसमें दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, नवादा और कटिहार जैसे जिले शामिल है। नितिन नवीन ने बताया है कि ROB के बन जाने से बिहार में रेल से होने वाली सड़क दुर्घटना कम होगी। साथ ही इससे लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। इससे लोग बिहार के किसी भी कोने में 5 घंटे में पटना पहुंच सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने का दावा करती है, जहां भ्रष्टाचार पर वार के लिए सरकार की तरफ से 3 जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। अफसोस ये है कि कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। साल 2006 से लेकर के 2021 तक लगभग 4600 अफसरों और जनप्रतिनिधियों पर केस दर्ज किया गया है। इन 16 सालों में बड़ी संख्या में सरकारी सेवकों, जनप्रतिनिधियों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस, ट्रैप केस और अधिकार की दुरुपयोग का केस हुआ है, लेकिन मामले को अंजाम तक पहुंचाने की दर काफ़ी कम रही है। निगरानी ब्यूरो ने 2006 से 2021 के बीच पंचायती राज विभाग के अधीन मुखिया, सरपंच, उप मुखिया समेत अन्य जनप्रतिनिधियों में अकेले 213 से अधिक मुखिया पर केस दर्ज किया गया, लेकिन सजा महज 2 को ही मिली। निगरानी विभाग ने 2006 से लेकर के 2021 तक दर्ज केसों की स्थिति को सार्वजनिक किया है। पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायत प्रतिनिधि आते हैं। यह निगरानी ब्यूरो ने मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, उप मुखिया और पंचों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह ब्यूरो ने 1 दर्जन से अधिक मुखिया को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार भी किया है, जहां वही अन्य पर DA और अधिकार के दुरुपयोग का केस दर्ज किया गया है। इन 15 सालों में निगरानी ब्यूरो ने पंचायत प्रतिनिधियों में सबसे अधिक मुखिया पर केस दर्ज किया है। जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 213 से अधिक मुखिया पर केस दर्ज किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में केवल 2 मुखिया को ही अब तक सजा मिल पाई है, जबकि बाकी के सभी मुखिया पर केस दर्ज या तो अनुसंधान में है या फिर जांच के मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए हैं। जिन मुखिया पर केस दर्ज हुआ है उनमें से अधिकांश भूतपूर्व हो गए हैं, जहां वहीं कई की मौत भी हो गई है, लेकिन भ्रष्टाचार का केस अभी भी लंबित ही रहा है। निगरानी विभाग की लिस्ट में 2 मुखिया को मिली सजा का जिक्र किया गया है। दोस्तों सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके गैजेट को भी इस मौसम में चिलचिलाती धूप में थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है। जी हाँ, गर्मी के मौसम में अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य गैजेट को सुरक्षित रखने के लिए आपको हम अभी 5 टिप्स बताएंगे। आपको अपने गैजेट को डायरेक्ट धूप से दूर रखना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक एक्सपोजर से ओवर हीटिंग हो सकती है और यहाँ तक कि इंटरनल कंपोनेंट्स को भी नुकसान हो सकता है। अपने स्मार्टफोन को हमेशा अपनी जेब में ना रखें, या खास करके अगर आप खुद को ज़्यादातर समय गर्म और नम जगह पर पाते हैं। जब अपने स्मार्टफोन को बाहर निकालें और फिर इसे अपने डेस्क पर, ऑफिस में या फिर घर पर रख दें। आपको अपने गैजेट को बाहर चार्ज करने से बचना चाहिए। या किसी भी गैजेट को चार्ज करने से उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है और फिर अगर इसे बाहर किया जा रहा है तो फिर गर्मी टेम्परेचर में इजाफा कर सकते हैं और डिवाइस के गर्म होने का कारण बन सकती है। अगर आपको लगता है कि अपने फ़ोन को कार के अंदर छोड़ना एक अच्छा विचार है,
तो फिर हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्मियों में आपकी कार आसानी से ग्रीन हाउस बन सकती है, खास करके अगर इसे बाहर पार्क किया गया हो। गैजेट को अंदर छोड़ने से ओवर हीटिंग हो सकती है, इसलिए अगर आपकी सिचुएशन इसकी इजाज़त देती है तो फिर गैजेट को कार में ना रखें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 3 मई को परशुराम जयंती के बहाने भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच शक्ति प्रदर्शन किया गया। जब परशुराम जयंती के अवसर पर मंगलवार को पटना के बापू सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास भी शामिल हुए। जब भूमिहार ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने साथ देने की अपील की, साथ ही नीतीश सरकार पर जमकर बरसा। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के कार्यक्रम में भूमिहार ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 साल से बीजेपी और नीतीश कुमार सत्ता में हैं, उसके बाद भी बिहार गरीब क्यों है, सबसे गरीब क्यों है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने भूमिहार ब्राह्मण समाज से सभी को न्याय दिलाने की सख्ती भी मांगी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अगड़े पिछड़े दलित सबको साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि लोग ठान लेंगे तो फिर बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। इससे पहले भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संगठन की ओर से बेली रोड में स्थित पंचमुखी मंदिर से बापू सभागार तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में शामिल लोग जय परशुराम का नारा लगाते हुए आगे बढ़े। दोस्तों बात करते हैं कि खैनी खाने वाले लोगों को सावधान करती ये रिपोर्ट पटना के IGIMS की रिसर्च के बाद सामने आई है, जो काफ़ी डराने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक खैनी है। ऐसे में खैनी का सेवन करने से लोगों को बचना चाहिए। आपको बता दूं कि पहले BP, शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और तनाव को दिल की बीमारी का कारण माना जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टरों ने जो रिसर्च किया है उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि खैनी खाने वाले लोगों को दिल की बीमारी का खतरा अधिक रहता है। IGIMS के डॉक्टर पहली बार खैनी खाने वाले लोगों पर रिसर्च किया है। साथ ही दिन भर में 3 बार से अधिक खैनी खाने वाले लोगों को भी इस रिसर्च में शामिल किया है। रिसर्च में पता चला है कि बिहार में 20.5% युवा खैनी खाते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च के 14वें संस्करण 2022 में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। आपको बता दूं कि खैनी की खपत बिहार और यूपी में पूरे भारत में सबसे अधिक है। सीड्स लंबे समय से बिहार में खैनी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है, जहां पहले भी कई बार प्रतिबंध लगाने की मांग राज्य सरकार से कर चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीर है। जहां हाल ही में शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया था, जहां अब शराब को लेकर के सरकार एक और कठोर फैसला लेने जा रही है। जब बिहार में शराब पीने, बेचने या फिर रखने के मामले में दोषी पाए जाने पर सजा मिलने के साथ ही सभी प्रकार के सरकारी लाभ से वंचित भी किया जाएगा। जब बिहार में शराब को लेकर के सरकार एक और कठोर फैसला लेने पर विचार कर रही है। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिक धनजी ने बताया है कि बिहार में शराबबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब लोक अदालत के जरिए भी होगा। सरकार ने शराबबंदी से जुड़े मामलों की न्यायिक प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए पहले ही अलग कोर्ट की स्थापना की है, लेकिन अब लोक अदालत के जरिए भी इस ऐसे मामलों को निपटाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की जेल में 45% युवा कैदी है। ये आंकड़े अपराध की दुनिया में युवाओं की बढ़ती दखल की गवाही दे रहे हैं। यह सवाल यह है कि आखिर युवा अपराध की डगर पर क्यों चलने लगा है। वैसे तो इसके पीछे के कारण तो बहुत हो सकते हैं। अति महत्वाकांक्षी होना, हर पल आगे निकलने के लिए होड़, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, बढ़ते अकेलेपन प्रमुख कारण माना जा सकता है। जी हाँ, हाल के दिनों में युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय है। बिहार में अपराध के मामले से जुड़े आंकड़े भी बताते हैं कि बड़ी संख्या में युवा अपराधी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, कदम बढ़ा चुके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जेलों में बंद कैदी है, जहां पर 45% कैदी युवा है। दरअसल NCBRB की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला है कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर जेलों में कैदियों की क्षमता से अधिक कैदी मौजूदा वक्त में बंद है। इसमें लगभग 45% कैदी युवा वर्ग के हैं, जो कि 14 से 30 साल की आयु के हैं। इनमें से करीब 20% युवा पढ़े लिखे हैं और लगभग 2% युवा पोस्ट ग्रेजुएट भी है। जेलों में बंद युवा कैदी साइबर क्राइम, नशीली पदार्थ की तस्करी या फिर शराब की तस्करी और डकैती समेत अन्य मामलों में जेल में बंद है। आखिर युवा अपराध की डगर पर क्यों चलने लगा है, इस बारे में पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से युवा वर्ग
अपराधी बन रहे हैं। वे कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी, शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद युवाओं में शराब की तस्करी में शामिल होना तो बड़ी वजह ही है, लेकिन पैसे कमाने के लालच में तस्करी जैसे अपराध को अपनाना मुख्य वजह है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बीते 16 सालों में बिहार के 28 वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों समेत करीब 4000 से अधिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के मामले दर्ज हैं। इनमें आईएएस और आईपीएस के साथ ही बीडीओ, एसडीओ, समादेष्टा, निदेशक, औषधि नियंत्रण और अन्य पदाधिकारी तक शामिल है। जन निगरानी ब्यूरो ने इस अफसर की सूची जारी की है। निगरानी से मिली जानकारी के अनुसार बीते 16 साल में आईएएस आईपीएस श्रेणी के 28 मामले दर्ज हैं। कई मामले में अब भी अनुसंधान चल रहा है। वरिष्ठ अफसरों में जिनके नाम सूची में हैं, उनमें कई बड़े अफसरों के नाम भी शामिल है। सूची में शामिल इन अफसरों में कई सेवानिवृत्त हो चुके हैं। किसी की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, कुछ के मामले न्यायालय में है। कुछ में विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है, तो कुछ में न्यायालय में मामला ट्रायल की स्थिति में है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 मई को शहरी विकास से जुड़े कई तोहफे दे सकते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत शहरी आवास योजना, आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी समेत कई योजनाओं का केंद्रीकृत रूप से उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हाथों होना है। इसको लेकर के विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिलों के डीएम, नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र लेकर के तैयारी पूरी करने को कहा है। यह कार्यक्रम पटना में होगा, जबकि इसकी लाइव वेबकास्टिंग बिहार के सभी जिलों में बड़ी स्क्रीन पर की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने का विवाद गहराता जा रहा है। इसको लेकर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की चेतावनी के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। जब वहीं राज्य के हिंदू महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे राज ठाकरे के लाउड स्पीकर हटाने के मुद्दे के खिलाफ हैं। जहां उनका कहना है कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाया गया तो फिर ये भी मांग होने लगे कि हिंदू धर्मस्थलों से भी लाउड स्पीकर हटाया जाए। साथ ही हिंदू पूजा, रैलियों, शोभा यात्राओं, गणपति पूजा, कीर्तन, भजन आदि पर भी इसी आधार पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगेगी। उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिदों के आजान से दिक्कत है तो मुसलमान धर्मावलंबियों के साथ बैठक करके आजान की टाइमिंग बदली जा सकती है या फिर उसका डेसिबल कम किया जा सकता है। जहां आनंद दवे ने कहा है कि हिंदू धर्म में तुरही बजाई जाती है, अगर इसको भी हटाने की मांग की गई तो फिर हिंदू धर्मों को बहुत नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के समय में भी तुरही को उतारना संभव नहीं था। तुरही हटने से हिंदुत्व को सबसे अधिक नुकसान होगा। बाला साहेब जयंती, अम्बेडकर जयंती, हर जाति के योग पुरुष की जयंती के दिन उनकी यात्रा, परवा यात्रा, दीपावली, पहाड़, दही हांडा आदि का आयोजन सब मुसीबत में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है तो फिर मांडव में होने वाले गणपति पूजा, मांडव उत्सव, आरती आदि भी सड़क पर होती है, जुलूस भी सड़क पर निकलता है, डांडिया भी सड़क पर होती है, इसका क्या होगा? इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा था कि अगर 3 मई तक मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो फिर वे लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन्होंने कहा था कि 4 मई से किसी की भी नहीं सुनेंगे, लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो फिर दुगनी आवाज से हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ भाजपा कह रही है कि देश में हिंदू संकट में है, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तंज कसते हुए कह रहे हैं कि जब देश का पीएम हिंदू है, बिहार के सीएम हिंदू है, देश के गृह मंत्री हिंदू है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि देश में हिंदू खतरे में है? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से आयोजित परशुराम जयंती समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह बातें कही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भूमिहार समुदाय को याद दिलाया कि कैसे उनकी पार्टी ने राज्य में हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में समुदाय के 5 लोगों को टिकट दिया है, जिनमें से 3 विजय हुए हैं। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाए रखने के लिए मोदी सरकार हिंदुओं के खतरे में होने की बात करती है। उन्होंने कहा है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और किसानों की समस्याओं पर ना तो चर्चा होती है और न ही किसी को परेशानी दिख रही है। भाजपा नेताओं को केवल हिंदू मुस्लिम, लाउड स्पीकर, बुलडोजर और धर्म पर खतरा जैसे मुद्दे ही दिखते हैं। ये सब इसलिए किए जाते हैं ताकि लोग इन मुद्दों को ना उठा सके जिनसे असल में वे परेशान हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने जैसे मुद्दे पर बात नहीं करती है, युवकों के पलायन पर बात नहीं करती है, वे सिर्फ लोगों को भ्रम में रखती है।
दोस्तों बात करते हैं कि ईद उल फित्र के अवसर पर कई जगहों पर हिंसक झड़प देखने को मिली है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक तस्वीर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। दरअसल मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ईद की नमाज के दौरान जब भगवा कपड़ा पहने और गले में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का पट्टा पहने एक शख्स नमाज पढ़ते हुए नजर आए तो फिर लोग हैरान रह गए। ये मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह का है, जहां ईद की नमाज के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर मोहम्मद समर गजनी भगवा वस्त्र और गले में भाजपा का पट्टा पहने हुए नमाज अदा करते हुए नजर आए। जब भाजपा नेता मोहम्मद समर गजनी से भगवा वस्त्र पहनकर यानी कि भगवा कपड़ा पहन करके नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में प्रेम का माहौल है। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को भगवा रंग में रंग दिया है। गजनी ने आगे कहा है कि चूंकि भगवा रंग एकता और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए हम इनके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि योगी जी की शासन में उत्तर प्रदेश एक दंगा मुक्त राज्य बना गया है, जहां हिंदू और मुसलमान पूरे प्यार और एकता के साथ रह रहे हैं और पूरे राज्य में कहीं भी दंगा नहीं हुआ है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राज्य मंत्री ने आगे कहा है कि ये भगवा समाज का प्रतीक है और जो भगवा सरकार चल रही है वह प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में छठी कक्षा में पढ़ने वाले से लेकर के स्नातक पास करने वाले लाखों बेटियों तक को चालू वित्तीय वर्ष में तकरीबन 1223 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये राशि बेटियों को उनके लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं के तहत मिलेगी। अलग अलग छात्रवृत्तियों और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली राशि अलग से होगी। छठी कक्षा में पढ़ने वाली से लेकर के स्नातक पास करने वाले लाखों बेटियों तक को 1223 करोड़ रुपए देने की योजना को शिक्षा विभाग ने अपने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के कार्यक्रम में शामिल किया है, जहां इसके मुताबिक मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट पास होने वाली अविवाहित बेटियों के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है। इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट पास होने वाली अविवाहित बेटियों को 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस योजना के तहत पहले बेटियों को 10,000 रुपए की राशि दी जाती थी, जो बढ़कर के प्रति छात्र 25,000 रुपए हो गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक पास होने वाली बेटियों के लिए 250 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इस योजना के तहत बिहार के विश्वविद्यालयों से स्नातक पास होने वाले बेटियों को 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस योजना के तहत पहले बेटियों को 25,000 रुपए की राशि दी जाती थी, जो बढ़कर के प्रति छात्र 50,000 रुपए हो गई है। जहाँ दूसरी ओर मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बेटियों को पोशाक के लिए देने के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। जहाँ इसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को 2 सेट पोशाक के लिए प्रति छात्र 1500 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बेटियों को साइकिल देने के लिए 123 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटियों को साइकिल खरीदने के लिए प्रति छात्र 3,000 रुपए दिए जाते हैं। रही बात मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों को मिलने वाली राशि की, तो फिर इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास होकर यानी कि फर्स्ट डिवीजन पास होकर के 11वीं कक्षा में नाम लिखाने वाली बेटियों को प्रति छात्र 10,000 रुपए दिए जाते हैं। बात करते हैं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की, तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। जहां इस योजना के तहत छठी से 8वीं कक्षा में नामांकन बेटियों को 2 सेट पोशाक के लिए प्रति छात्र 1,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी प्रकार बेटियों के सैनिटरी नैपकिन देने के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इस योजना के तहत छठी से लेकर के 12वीं कक्षा तक में पढ़ने वाली बेटियों को सैनिटरी नैपकिन के लिए प्रति राशि देने की व्यवस्था है। दोस्तों बात करते हैं कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सूरज के जरिए बिहार में सियासी जमीन को टटोलने लगे हैं। इसको लेकर के वह पटना में युवाओं से मुलाकात करके अपने अभियान को गांव तक ले जाने के लिए तैयारी में जुटे हैं। प्रशांत किशोर के बिहार आकर के सक्रिय राजनीति में आने के संकेत के बाद से ही सियासी बयानबाजी का दौर काफी तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को इग्नोर कर दिया है। यह तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं उनसे यानी कि प्रशांत किशोर से जुड़ी खबरें ना देखता हूं और नहीं पढ़ता हूं। प्रशांत किशोर के नए ऐलान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जब प्रशांत किशोर ने इस बीच पटना के युवाओं से मुलाकात की और सक्रिय राजनीति में आने की अपील की। प्रशांत किशोर को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब तेजस्वी यादव से जब ये पूछा गया है कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं और नहीं पढ़ते हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही कह चुके हैं कि इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आरजेडी पहले ही ये कह चुके हैं कि बिहार में तेजस्वी की हवा चल रही है और प्रदेश में सिर्फ तेजस्वी मॉडल ही चलेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। यह दोनों भोजपुरी स्टार अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते रहते हैं, लेकिन इन दोनों की लड़ाई अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जा पहुंची है। दरअसल भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने 3 दिन पहले नीतीश कुमार के सामने गुहार लगाई थी और ये कहा था कि उन्हें धमकियाँ मिल रही है, धमकी देने वालों के ऊपर एक्शन लिया जाए। और अब पवन सिंह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक मांग रख दी है। जब पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से अपील की है कि भोजपुरी भाषा की गरिमा को बचाने के लिए कैबिनेट से कानून बनाया जाए। उन्होंने लिखा है कि बिहार की सभ्यता संस्कृति में भोजपुरी का बहुत ही बड़ा महत्व है, योगदान है। अब गीत संगीत के जरिए जिस तरीके से जातिवाद का जहर बोया जा रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो बिहार की प्रतिष्ठा न धार्मिक स्तर पर और न सामाजिक स्तर पर और न ही राजनीतिक स्तर पर बचाया जा सकता है। भोजपुरी भाषाई कुछ कलाकारों के कारण बिहार में जातिगत उन्माद ना फैले, इसके लिए आप चूंकि हमारे बिहार की आत्मा की तरह हैं, इसलिए आपसे आदर सहित अनुरोध है कि कैबिनेट के माध्यम से जल्द ही कोई ऐसा कानून बिहार में लाया जाए जिससे भोजपुरी भाषा की गरिमा और बिहार के अस्तित्व को बचाया जा सके। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मदद मांगी थी। दरअसल उनका आरोप यूट्यूबर गौतम सिंह पर था। उन्होंने कहा था कि उन्हें यूट्यूबर से धमकियां मिली है। खेसारी लाल यादव और यूट्यूबर गौतम सिंह के बीच का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब पवन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के सामने अपनी झोली फैला दी है। दोस्तों बात करते हैं कि गर्मियों की छुट्टी के साथ साथ शादी का सीजन भी चल रहा है, जिसकी वजह से इन दिनों ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही है। यह सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की ट्रेनों में भी कंफर्म सीट मिलना मुश्किल हो गया है। लिहाजा भारतीय अपने स्तर पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेल ने हावड़ा और जयनगर के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन को अब रोजाना चलाने का फैसला किया है। जब पूर्व मध्य रेलवे के इस फैसले से रोजाना हजारों यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी सुविधा मिलेगी और वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों गंभीर बिजली संकट से जूझ रहे बिहार में आने वाले समय में 24 घंटे बिजली मुहैया हो सकेगी, जहां साथ ही सभी किसानों को पटवन के लिए अलग से बिजली भी दी जा सकेगी। आने वाले 3 सालों में बिहार में बिजली की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बिजली विभाग की माने तो बिहार की बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण की योजना को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही बिहार में 13,000 करोड़ से अधिक की परियोजना पर काम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। देश भर में बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें देश भर में 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना पर अमल करने के लिए कुछ दिन पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ बैठक की थी। उसी बैठक में बिहार ने लगभग 13,000 करोड़ की परियोजना पर काम करने की जानकारी दी थी। उसी के आलोक में बिजली कंपनी ने डीपीआर बनाई, जिसकी मंजूरी हाल ही में राज्य कैबिनेट से मिली है। अब उसी डीपीआर को केंद्र ने मंजूर कर लिया है, जिसका आधिकारिक पत्र जल्द ही बिजली कंपनी को मिल जाएगा। इसके बाद इन परियोजना पर काम शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से A to Z की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर हम सब वर्गों की समता, समानता, संपन्नता और बेहतरी की बात करते हैं तो फिर क्या गलत है। दरअसल मंगलवार को राजधानी पटना में परशुराम जयंती के मौके पर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। गरीबी हर जाति धर्म में है, लिहाजा हम सबको ही मिलजुल करके गरीबी खत्म करने के लिए काम करना होगा। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसी बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हमें समता, समानता, संपन्नता और बेहतरी के लिए काम करना होगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर हम सब वर्गों की समता, समानता, संपन्नता और बेहतरी की बात करते हैं तो फिर क्या गलत है। नहीं ना, क्या गरीबों और वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष करना गलत है। गरीबी हर जाति धर्म में है। क्या गरीबी हटाना जातिवाद है? क्या गरीबी बेरोजगारी हटाना देशभक्ति और राष्ट्रवाद नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि शादियों के मौसम में कई बार दिलचस्प कहानी देखने को मिल जाती है। ताजा मामला पटना जिले से सामने आया है। पटना में एक शादी के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब वरमाला से ठीक पहले दुल्हन का प्रेमी स्टेज पर आ पहुंचा। दूल्हे के हाथ से वरमाला छीनी और अपनी प्रेमिका के गले में डालते हुए उसकी मांग में सिंदूर भर दी। ये पूरा मामला पटना के दनियावा प्रखंड के शाहजहांपुर थाना इलाके के
एरई गांव का है। जब सोमवार की देर रात यहां एक शादी समारोह के दौरान प्रेमी की एंट्री चर्चा की विषय बन गई है। जहां अचानक हुई इस घटना से लोग हैरत में पड़ गए। मौके पर ही बारातियों ने प्रेमी की जमकर पिटाई की। जब दुल्हन ने प्रेमी को पीटने से बचाने का प्रयास किया, जब बाद में युवक को ग्रामीणों ने थाने को सुपुर्द कर दिया। जब घटना के बाद बाराती वापस लौट गई। बताया जाता है कि गाँव के ही रहने वाले एक शख्स ने नवादा के जवाहर नगर निवासी एक युवक के साथ तय की थी। सोमवार की रात शादी थी। जब लड़की का प्रेमी पहुंच गया और ये पूरा तमाशा हो गया। जब मंगलवार को लड़की पक्ष की तरफ से कोई भी लिखित शिकायत नहीं मिलने पर प्रेमी को छोड़ दिया गया। जब वहीं लड़की को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब शाहजहांपुर के थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि लिखित शिकायत नहीं मिलने पर प्रेमी को छोड़ दिया गया है। इस घटना को लेकर के इलाके में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोग अब कम कीमत पर पुरानी दोपहिया और चार पहिया गाड़ी खरीद सकते हैं, जब वो भी सरकार की एजेंसी से। जब बिहार में शराब के साथ पकड़ी गई गाड़ियों की अब ई नीलामी होगी, यानी कि कहीं के भी लोग किसी भी जिले के गाड़ी की नीलामी में आसानी से शामिल हो सकते हैं। जब वैसे तो बिहार के बाहर के लोग भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जब पटना में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके बाद अब बिहार के सभी 38 जिलों में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक ई नीलामी के लिए 3500 से अधिक गाड़ियों का ऑनलाइन निबंधन भी किया जा चुका है। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया है कि ई नीलामी के जरिए केंद्र सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेड का कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहयोग लिया जा रहा है। इस प्रक्रिया से ई नीलामी में कोई भी व्यक्ति आसानी से भाग ले सकता है। बताया जाता है कि पटना में गाड़ियों की ई नीलामी की प्रक्रिया का सफल ट्रायल हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर और पूर्व बिहार के कई जिलों में आंधी पानी के कारण कल बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे तक पहुंच गया है। दक्षिण बिहार में ये तो 2 से 3 डिग्री और उत्तर बिहार में 3 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। दक्षिण बिहार के कई जिलों में रात का पारा सामान्य से 4 डिग्री तक अधिक है। ये जिले दक्षिण पश्चिमी बिहार से जुड़े हैं। इधर 6 मई तक बिहार के 26 से अधिक जिले में आंधी पानी के आसार बने रहेंगे। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक सहरसा, भागलपुर सहित उत्तर बिहार के अधिकतर क्षेत्र में अधिकतम तापमान मई में सबसे कम दर्ज हुआ है। बिना किसी बड़ी मौसमी उठापटक के इतना पारा गिरना विशेष बात मानी जा रही है। जब फिलहाल पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे यानी कि 34, गया में सामान्य से 2 डिग्री नीचे 37, पूर्णिया में सामान्य से 2 डिग्री नीचे 32 और भागलपुर में सामान्य से 6 डिग्री नीचे 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दक्षिण बिहार में अधिकतम तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस और उत्तर बिहार में पारा 29 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। पटना मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण बिहार में ट्रफ लाइन गुजर रही है, जहां साथ ही निकटवर्ती राज्य से सटे उत्तर प्रदेश और झारखंड में चक्रवाती दबाव बना हुआ है। इसकी वजह से बिहार में हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। जहां अगले 2-3 दिन तक बिहार में हवा का प्रभाव इस तरीके से बना रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक और पुल की चोरी हो गई है। इससे पहले बिहार के रोहतास से लोहे के पुल की चोरी चर्चा में रही थी। अब बांका जिले के चांदन प्रखंड से भी लोहे के पुल की चोरी का मामला सामने आया है। जब पुल के गर्डवाल और फुटपाथ दोनों का वजनदार लोहा काट करके बेचा जा चुका है। इसके बावजूद भी किसी पंचायत प्रतिनिधि या फिर पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। जब गैस कटर से पुल काटने की पुलिस को सूचना भी किसी ने आज तक नहीं दी। ये पुल कांवरिया पट में झाझा और पटनिया को जोड़ने के लिए 2004 में तत्कालीन डीएम रशीद अहमद के अथक प्रयास से बना था। जहाँ 1995 में आई भीषण बाढ़ के बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में कांवरियों को झाझा गाँव से पटनिया धर्मशाला जाने के लिए एक बड़े पोखर से होकर के गुजरना होता था। इसमें कभी कभी अधिक पानी होने के कारण कई बार कांवड़िया डूब भी जाते थे। इसी कारण इस बेली ब्रिज के निर्माण किया गया था। ये 6 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा था। बाद में नया कच्चा कांवड़िया पथ बन जाने से करीब 10 साल पहले ये पुल अनुपयोगी हो गया। साथ ही कुछ गांव तक आने जाने के लिए पक्का पुल भी बन गया है। जहां इसके बाद से इस लोहे के पुल पर चोरों की नजर पड़ गई। जब पुल का अधिकांश हिस्सा चोरी हो जाने से इस पुल पर पैदल चलना भी अब मुश्किल हो गया है। जहां अभी भी चोरों की कारगुजारी जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिना जाति के बिहार में कोई जनगणना नहीं होने देंगे। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा घोर न्याय विरोधी पार्टी है। जब बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना कराने का हमारा प्रस्ताव 2 बार सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, पास हो चुका है। तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय पर हमला बोलते हुए लिखा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित में जातिगत जनगणना
जनगणना कराने से मना कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर जातिगत जनगणना पर भाजपा का यही रुख रहा तो फिर बिना जाति के बिहार में कोई जनगणना नहीं होने देंगे। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के काफी दिनों से विवाद चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी दलों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुका है। अन्य दलों के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार में जातिगत जनगणना कराने की बात कही है। इसके लिए बिहार में दोनों ही सदनों से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। केंद्र से नकारात्मक जवाब मिलने के बाद बिहार सरकार अपने स्तर पर जातिगत जनगणना कराए, ये मांग भी उठ रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पत्र भी लिख चुके हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव के पत्र लिखने के सवाल पर मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि इस मुद्दे पर बिहार में सर्वदलीय बैठक करेंगे और इसके लिए भाजपा से समय की मांग करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आने वाले दिनों में पटना एम्स में खसरा की जांच होगी। जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कराने के लिए सरकार सभी दिशाओं में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार जहां हर बीमारी और रोगियों को लेकर गंभीर है, वहीं खसरा जैसी संक्रमण बीमारी के लिए भी सरकार की ओर से नई पहल की गई है। मेजल्स जैसे संक्रमण बीमारी के जाँच के लिए राज्य में यानी कि बिहार में पहले से ही लैब नहीं थे, जिससे मेजल्स रोग प्रबंधन में चिकित्सकों को परेशानी होती थी, लेकिन इसे अब स्वास्थ्य विभाग की पहल से इस समस्या को दूर कर लिया गया है। अब खसरा का लैब कंफर्मेटरी टेस्ट एम्स पटना में किया जा सकेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।